Hello everyone, I am Krishnakant Dwivedi from USP classes. I am here again with next part of our relation. प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत द्विवेदी USP क्लासेस से और जैसा कि सीक्वेंस चल रहा है रिलेशंस का जो रिलेशंस की सारी लगातार जो वीडियोज आ रही हैं उन्हीं वीडियोज की श्रृंखला में उन्हीं वीडियोज की सीरीज में एक अगली वीडियो आपके सामने है। और कल हमने आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव से मतलब जो मेरी पिछली वीडियो आई थी उसमें आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रिलेशन आर डिफाइंड इन n। यहाँ तक की बात को हम देखें तो कह रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड इन n। एक रिलेशन आर है जो n पर डिफाइंड है और n पर डिफाइंड होने का मतलब है कि r जो है वो सबसेट है n क्रॉस n का। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर के लिए है। ये जो n है वो किसके लिए है? नेचुरल नंबर के लिए है, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। आगे ये कह रहे हैं कि इस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर ए आर बी फॉर्म का है। आपको पता है ए आर बी के रूप में हम उस एलिमेंट को लिखते हैं जो किसी रिलेशन के अंदर दिया होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशन के अंदर यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर a, b के फॉर्मेट का है तो वो इस प्रकार है कि b इज डिविजिबल बाय a है। b इज डिविजिबल बाय a, यानी दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले से डिविजिबल है। दूसरा जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से डिविजिबल है। यानी यदि हम b को a से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो व्हाटएवर वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आए, यहाँ नीचे कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो ये इस रिलेशन के अंदर होता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन इस प्रकार से बना है ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, पहला ऑप्शन। दूसरा सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, दूसरा ऑप्शन। तीसरा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आइए पहले रिफ्लेक्सिव ही चेक करते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जाते हैं तो सपोज करते हैं कि if a be any element in set n, मान लिया कि a एक कोई एलिमेंट है सेट n में, नेचुरल नंबर का जो सेट n है उस सेट में कोई एक एलिमेंट a है, तो ये a जो होगा वो इस सेट n का एलिमेंट होगा। और जब इससे बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आएगा तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो a, a के ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। लेकिन हमारा काम बस इतना है, ये चेक करना है कि क्या ये a, इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। यदि ये a इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा तो मेरा गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिएगा जो यहाँ इन्होंने कंडीशन दी है कि यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर a, b के फॉर्मेट में बिलोंग करता है तो b जो है वो a से डिविजिबल होना चाहिए, अर्थात नीचे कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। और हम यदि a के फॉर्मेट का कोई ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, इस a तो a, b को a से रिप्लेस करना होगा, यानी मेरा जो b है वो a से रिप्लेस हो जाएगा। और जब मेरा b a से रिप्लेस हो जाएगा तो a से a को हम डिवाइड करना चाहें तो 1 टाइम्स में जो है ये डिविजिबल हो जाएगा और नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। यानी a, जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, और जब रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन मेरा जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव हो गया तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन हो नहीं सकता। इन दोनों में सिमेट्रिक चाहिए और सिमेट्रिक के साथ कहीं इन्होंने रिफ्लेक्सिव का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ये मेरा पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में हमने केवल रिफ्लेक्सिव देखा है, रिफ्लेक्सिव मिला है, उसी की बेसिस पे हम कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन सही होगा। तो ये नॉट सिमेट्रिक वाला भी जरा चेक कर लें। तो देखिएगा जब हम सिमेट्रिसिटी चेक करने जाएंगे, जब हम सिमेट्रिक चेक करने जाएंगे तो क्या होगा,
सिमेट्रिक की कंडीशन है कि इफ a, b belongs to r, यदि a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है रिलेशन R के अंतर्गत, तो वो ऐसे बिलोंग करेगा कि b को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई वैल्यू आएगी, नीचे रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये भाई साहब सिमेट्रिक तब होंगे जब a, b यदि बिलोंग करता है तो b, a भी रिलेशन के अंदर क्या करे, बिलोंग करे। और हम जरा चेक करें तो b, a बिलोंग करना चाहिए, यानी a को a, b से डिवाइड करें तो यहाँ जो रिमाइंडर 0 आनी चाहिए, और ये कंफर्म नहीं है कि b को a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। एक एग्जांपल आप लेके देख लीजिए। मान लिया कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 के टाइप का है जो रिलेशन में बिलोंग करता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 7 डिवाइड हो जाएगा। बट इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे और 4, 2 को जब हम चेक करेंगे कि रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो जो 2 है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट में चला जाएगा। इस कारण से 4, 2 जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ये मेरा रिलेशन जो है वो नॉट सिमेट्रिक होगा। और नॉट सिमेट्रिक होगा तो ये बात 100% श्योर हो गई कि पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा, सही होगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गिवन द रिलेशन R whose ordered pairs are 1, 2 and 2, 3। क्या मतलब है, एक रिलेशन R इन्होंने दिया है, एक रिलेशन R इन्होंने दिया है जिसके ऑर्डर्ड पेयर, जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो दो ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2 और 2, 3। ये जो रिलेशन है ऑन द सेट A whose elements are 1, 2, 3, ये जो रिलेशन R है वो उस सेट A पर डिफाइंड है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि R जो सबसेट है वो A क्रॉस A का सबसेट है। R जो सबसेट है वो किसका सबसेट है, A क्रॉस A का सबसेट है। ध्यान दीजिए, यानी इस पहली लाइन से एक बात निकल के सामने आई कि एक रिलेशन इन्होंने R दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में 1, 2 और 2, 3, और ये जो रिलेशन है वो एक सेट A जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 उस पर डिफाइंड है। आगे क्या कहना चाहते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच व्हेन एडेड टू R, वो मिनिमम नंबर आप ऑर्डर्ड पेयर के बता दीजिए। मिनिमम नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 टाइप के मिनिमम नंबर बता दीजिए। किसके मिनिमम नंबर, ऑर्डर्ड पेयर के, किसके अंदर ऐड करने हैं, which when added to R, यानी वो मिनिमम नंबर ऑर्डर्ड पेयर के बताइए जिनको हम यदि R के अंदर ऐड कर दें then make it an equivalence relation। तो वो क्या करें, R को इक्विवेलेंस रिलेशन बना दें। इस क्वेश्चन का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, इस पर एक रिलेशन R डिफाइंड है जो A क्रॉस A के प्रोडक्ट का सबसेट है, और इस R के अंदर दो एलिमेंट 1, 2 और 2, 3 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। पूछ रहा है कि और कितने एलिमेंट इसमें ऐड कर दें, और कितने एलिमेंट इसमें ऐड कर दें कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस हो जाए। तो आपको पता है कि कोई रिलेशन यदि इक्विवेलेंस होता है, कोई रिलेशन यदि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो कब होता है, जब वो ट्रांजिटिव हो, जब वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, और क्या हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, और क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, और वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। कोई भी रिलेशन जो है यदि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जो अपने फादर सेट में बार-बार उनको कहता हूँ जिन पर ये रिलेशन डिफाइंड है, फादर सेट के सारे एलिमेंट का डबलेट रखता हूँ, वो रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी इस रिलेशन के अंदर जो सबसे पहले एलिमेंट जोड़ने होंगे वो एलिमेंट हमको जोड़ने होंगे 1, 2 और 2, 3 तो दिया ही हुआ है। सबसे पहले इन तीनों के डबलेट हमें जोड़ने होंगे, सबसे पहले इन तीनों के क्या जोड़ने होंगे, डबलेट जोड़ने होंगे, ताकि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, ताकि वो रिलेशन क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। भाई इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना जरूरी है, तो
पहले एक एक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि पहले का डबलेट 1 1 है, दूसरे का डबलेट 2 2 है और तीसरे का डबलेट 3 3 जो है वो भी तीनों हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा, कोई नया एलिमेंट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। 2 2 का अपोजिट 2 2 ही होगा, कोई नया एलिमेंट अपोजिट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। 3 3 का अपोजिट जो है वो 3 3 ही होगा, उसमें भी नया एलिमेंट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है, इसलिए मैंने ये बात बताई थी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सॉरी सिमेट्रिक भी होता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होता है। अब बात करते हैं 1 2। आपको पता है सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है जब A, B रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो और इसी के साथ साथ B, A भी रिलेशन के अंदर क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो। तो इन तीनों के तो अपोजिट पेयर है, वो तो मुझे मिल गया। 1 2 का अपोजिट पेयर 2 1 होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। और 2 3 का अपोजिट पेयर जो है वो 3 2 होगा, ये मुझे ऐड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने 5 ऑर्डर पेयर ऐड कर लिया है। अभी तक हमने 5 ऑर्डर पेयर जो है वो ऐड कर लिया है। इन पांचों को ऐड करते ही मेरा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा है केवल ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि A, B रिलेशन में बिलोंग करे, A, B रिलेशन में बिलोंग करे तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यदि A, B भी रिलेशन में बिलोंग करे, B, C भी रिलेशन में बिलोंग करे, तो इस कंडीशन में A, C को रिलेशन में बिलोंग करना होगा, तब ये ट्रांजिटिव होगा। मैंने क्या कहा, यदि केवल A, B रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि A, B रिलेशन में बिलोंग करता है, B, C रिलेशन में बिलोंग करता है, तो A, C को बिलोंग करना होगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या सारे एलिमेंट A, B टाइप के हैं, क्या किसी का लास्ट किसी दूसरे के फर्स्ट से मैच तो नहीं हो रहा। तो यहाँ देखते हैं, इन दो देखिए पहला ही सेट है 1 2, इसका लास्ट इसके फर्स्ट से मैच हो रहा है और इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 और 2 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी 1 3 को इसमें बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने 1 3 को ऐड कर दिया। 1 3 को ऐड करते ही एक समस्या आ गई कि ये सेट सिमेट्रिक नहीं रहा। ये सेट जो है वो सिमेट्रिक नहीं रहा क्योंकि 1 3 का अपोजिट नहीं है। तो 1 3 का अपोजिट 3 1 ऐड किया, तब जाके ये सिमेट्रिक हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये मैच कर लिया, यहाँ तक ये दोनों मैच किया, इससे बना 1 3 ट्रांजिटिव। इसका जो है ये और इसका किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसके साथ मैच यदि हो भी रहा है तो 1 3 ऑलरेडी यही पेयर है। और किसके साथ मैच हो रहा है, तो इन दोनों का मैच हो रहा है तो 2 3 बनना चाहिए, 2 3 ऑलरेडी गिवन है। और किसी के साथ मैच हो रहा है क्या, हाँ ये और ये मैच हो रहा है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये जो रिलेशन मेरा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब मामला ये बनता है, हमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने कहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बनाना है, यानी अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या पूरा करना, पूरा कैसे होगा, जितने एलिमेंट आपने ऐड किए हैं, जितने एलिमेंट आपने ऐड किए उनको काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमने 7 एलिमेंट ऐड किए हैं और 7 एलिमेंट ऐड करने से ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये कि an integer m is said to be related to another integer m। क्या मतलब है, an integer m is said to be related to another integer n। एक इंटीजर m जो है वो दूसरे इंटीजर n से रिलेटेड कहलाएगा, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेगा किसी रिलेशन का, किसी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेगा m, कब if m is a multiple of n। यदि m जो है, if m is a multiple of n, m जो है वो n का मल्टीपल होगा, यानी इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे
जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होगा। यानी यदि सेकंड एलिमेंट को 2 मान लें तो ये या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, या यदि पहला एलिमेंट ऐसे और सेकंड ऐसे लिख लें तो सेकंड एलिमेंट को यदि 3 मान लें तो ये 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा या 12 होगा। ऐसा मल्टीपल जो है वो टेबल समझते हैं ना, टेबल वाला कॉन्सेप्ट होता है। 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसका टेबल जितने टाइम्स आप बढ़ते जाएंगे वो मल्टीपल कहलाता है। तो आइए, तो कह रहा है कि ये जो रिलेशन बन के आएगा देन द रिलेशन इज, तो ये रिलेशन जो होगा पहला रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, दूसरा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तीसरा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और चौथा इक्विवेलेंट। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। जब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो मान लिया कि रिलेशन के अंदर हमें m, m ढूंढना होगा, m, ढूंढना होगा, यानी m, टाइप के एलिमेंट रखने होंगे। और सोचने वाली बात यह है कि क्या m, इसके अंदर होगा? तो जी हाँ होगा, इसलिए कि m इज अ मल्टीपल ऑफ m। m जो है वो m का मल्टीपल होता है। यहाँ देखिए 2 का मल्टीपल 2, 3 का मल्टीपल 3, ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 का मल्टीपल 4, 5 का मल्टीपल 5, 6 का मल्टीपल 6। तो जो है m का मल्टीपल m होगा, चाहे m की जो भी वैल्यू हम देते जाएं, m की वैल्यू कुछ भी दें, वो अपना मल्टीपल खुद होगा। ठीक है, जैसे 6 बन जाए 6 होता है, 7 बन जाए 7 होता है, 8 बन जाए जो 8 होता है। तो मतलब टेबल में मल्टीपल के केस में 1 आता है, तो यदि वो आता है तो जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, यानी सारे के सारे डबलेट आ जाएंगे। डबलेट आ जाएगा तो भाई साहब वो रिफ्लेक्सिव होगा। आगे सिमेट्रिक चेक, सिमेट्रिक चेक करने जाते हैं और r एक एलिमेंट, r एक रिलेशन मान लेते हैं जो m, n टाइप का है और m इज ए मल्टीपल ऑफ n, m इज ए मल्टीपल ऑफ n। क्या सोचिए, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया 6, 3 टाइप, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया 6, 3 टाइप का, और 6, 3 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बना तो ये तब बना जब ये इसका मल्टीपल होगा, यानी 3 का मल्टीपल 6 होगा तभी ये ऑर्डर्ड पेयर बना। तो मान लिया मैंने कि ये R में बिलोंग करता है, बिलोंग कर लिया। सिमेट्रिक की डिफिनीशन के अनुसार सिमेट्रिक कहता है कि यदि A, B R में बिलोंग करता है, उस केस में B, A को भी R में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के डिफिनीशन के अनुसार 3, 6 को R में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये सिमेट्रिक होगा। और क्या कहीं भी 6 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 6 के टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट आएगी वो 6 आएगी, और ये भाई साहब 6 से भी छोटे हैं, यानी ये बिलोंग नहीं करेगा। और बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस होने के चांसेस खत्म हो गए। इक्विवेलेंस होने के चांसेस क्या हो गए? खत्म हो गए। यहाँ सिमेट्रिक दिया है, इसका भी चांस खत्म हो गया, यहाँ सिमेट्रिक दिया है, उसका भी चांस खत्म हो गया, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चेक करते हैं कि क्या ये सही में ट्रांजिटिव होगा, क्या ये सही में ट्रांजिटिव होगा। आइए चेक करते हैं। जब हम ट्रांजिटिव चेक करने जाते हैं तो मैंने मान लिया कि m, n जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट में, यानी m जो है वो k टाइम n है, m जो है वो k टाइम n है। आगे बढ़ते हैं, मैंने एक दूसरा एलिमेंट माना n, q, वो भी R में बिलोंग करता है। यहाँ एक केस बनेगा, q का मल्टीपल होगा यानी ये R तो ये बिलोंग करता है, यानी n जो है वो मान लिया R टाइम q, n जो है वो R टाइम q। इस n को रिप्लेस करिएगा m के साथ, तो इस n को रिप्लेस करेंगे तो m की जगह पे k × RQ आ जाएगा। R और q दोनों कांस्टेंट हैं, तो RQ को KR को एक साथ रख दिया, q को अलग कर लिया, यानी यहाँ से एक बात ये निकल के आई कि m जो है वो q का भी मल्टीपल है, और यही तो होना चाहिए। m जो है वो q का भी मल्टीपल है और यही होना चाहिए। इसका मतलब m, q जो है वो R के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और m, q के R के अंदर बिलोंग करते ही ये जो मेरा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जो ही ये मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन जिसको हमने सही माना था वो 100% सही हो जाएगा।
वो 100% क्या होगा, सही होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और इस सेट ए पर कोई एक रिलेशन डिफाइंड है, यानी नॉर्मल सी बात है कि ये a क्रॉस a पर ही डिफाइंड होगा, यानी ये रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो a क्रॉस a का होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन को भी उन्होंने डिफाइन किया और कहा है कि ये रिलेशन जो है वो 2, 3, 4, 4 और 1, 2 आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या कुछ भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें तो यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए चारों के डबलेट होने चाहिए, यानी 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए और 4, 4 होना चाहिए। हम देख रहे हैं 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, बट 1, 1 नहीं है। 1, 1 जो है वो R के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये भाई साहब हमारे रिफ्लेक्सिव तो नहीं होंगे, छोड़ देते हैं। आगे सिमेट्रिक चेक करने जाते हैं। तो जब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे तो 2, 2 का जो ऑपोजिट ऑर्डर पेयर होगा वो 2, 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 3 का 3, 3 ही होगा, 4, 4 का 4, 4 ही होगा। मैंने कई बार ये बात क्लियर की है कि डबलेट्स को सिमेट्रिक चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। जो डबलेट्स पेयर होते हैं वो ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं, तो यानी इन तीनों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता इसको चेक करने की है। और 1, 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, इसका अपोजिट 2, 1 रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 2, 1 यदि रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये भाई साहब सिमेट्रिक भी नहीं, होंगे। अब दो ऑप्शन बचे हैं केवल, ट्रांजिटिव और नन ऑफ दीज। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। जब हम ट्रांजिटिव चेक करने जाते हैं तो ट्रांजिटिव की कंडीशन 2 होती है। ट्रांजिटिव में 2 केस मैंने पढ़ाए थे। पहला केस पढ़ाया था कि इफ a, b belongs to R, only if only कर दे, if only a, b belongs to R, then it is transitive, दूसरा पढ़ाया था कि if a, b belongs to R and b, c belongs to R, then a, c also belongs to R, then it is transitive। मतलब क्या, केवल यदि a, b बिलोंग करता है, यानी एक ऐसा ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है जिसका लास्ट किसी सेकंड वाले के फर्स्ट से मैच नहीं होता है, तो वो ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। जब a, b भी बिलोंग करे और b, c भी बिलोंग करे, उस सिचुएशन में हमारी मजबूरी रहती है a, c को चेक करना, और अगर a, c भी मिल जाए तो वहां तक के ऑर्डर पेयर के लिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। मैंने अभी क्लियर किया कि जिसमें केवल a, b मिलता है उस ऑर्डर पेयर के लिए वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, लेकिन जिसमें a, b भी है और b, c भी है तो वहां a, c भी होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन दोनों ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिव होगा। चेक करिए 3, 3 का लास्ट किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो इसके लिए ट्रांजिटिव है। 4, 4 का किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो ट्रांजिटिव है। 2, 1 और 1, 2 का तो नहीं मैच हो रहा है, 2, 2 और 1, 2 का तो नहीं मैच हो रहा है, लेकिन यदि 1, 2 को पहले लिख लें और 2, 2 को बाद में लेके कंसीडर करें तो इन दोनों का मैच हो रहा है। लेकिन मैच होने के बाद भी जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो 1, 2 के फॉर्मेट का बन रहा है और 1, 2 ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है। 1, 2 जो है वो ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है, और जब ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है तो ये रिलेशन मेरा जो है वो ट्रांजिटिव, वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा, और ट्रांजिटिव होगा तो सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन नंबर 12 है।
कह रहा है द रिलेशन r इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 कह रहा है कि ऑन द सेट A whose elements are 1, 2, 3 एक रिलेशन दिया है जिसके सेट हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3 और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव के साथ नॉट सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव के साथ नॉट ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक के साथ ट्रांजिटिव भी है कि ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ऑप्शन तब सही होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव के मतलब ये कहना चाहता है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव में ये कहना चाहता है ओनली रिफ्लेक्सिव, ये बात हिडन है, ये कहना नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव मतलब ओनली रिफ्लेक्सिव। ये चार ऑप्शन दिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके बेस्ड a क्रॉस a पर बेस्ड किसी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए, यानी 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इसके अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। 3, 3 इसके अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो जरा चेक करिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो बिलोंग कर रहा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब जो ही ये सेट रिफ्लेक्सिव हुआ, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये सी वाला ऑप्शन जो है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वाला, ये तो कैंसिल हो गया, यानी अब इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन ओनली रिफ्लेक्सिव वाला हो सकता है, या रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव हो सकता है, और या तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं जरा। 1, 1 के लिए सिमेट्रिक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 2, 2 के लिए सिमेट्रिक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 3, 3 के लिए सिमेट्रिक चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बचा 1, 2, 2, 3 और 1, 3 1, 2 का जो अपोजिट पेयर होगा 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 2, 3 का अपोजिट 3, 2 ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है, 1, 3 का अपोजिट 3, 1 ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है। केवल एक ही नहीं बिलोंग करता तो ये सिमेट्रिक नहीं होता, या तो 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला ऑप्शन जो हमारा है वो क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चंस आप आज देखे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका। आगे की जो क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से 1 से 2 वीडियो और होगी, 1 से 2 वीडियो में ऑब्जेक्टिव सारे खत्म हो जाएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और फिर डिस्क्रिप्टिव। उम्मीद करता हूँ कि 5 से 6 वीडियो 7 वीडियो और जो है वो रिलेशन की आएगी, लेकिन इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि रिलेशन के कंप्लीट वीडियो आने के बाद, रिलेशन की कंप्लीट वीडियो आने के बाद किसी बच्चे को रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी बच्चे को रिलेशन चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 11th का रिलेशन हो या वो 12th का रिलेशन हो। दोनों के दोनों पोर्शन को मैंने कंप्लीट कवर करने का पूरा प्रयास किया है। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव की बुक काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, मैं उस बुक को लेके कर रहा हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन था एनसीईआरटी लेके करने का, लेकिन मैंने सोचा कि यार बेस्ट बुक से करते हैं, तो इससे मैंने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आगे एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि मेरा एक सहयोग हो। धन्यवाद आज के लिए।